नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल महाविद्या एकेडमी में। हमने लास्ट चैप्टर में जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता एवं तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल। ये क्या है, देखिए ये इतना पार्ट आपका किसका है, काउंसलिंग का है। और ये जो इतना पार्ट है ये है आपका कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये सिर्फ परामर्श का चैप्टर नहीं है, इसमें क्या है, जो परामर्श के तरीके हैं वो भी, और ये किसके तरीके हैं, ये है कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट तक पढ़ लिया था आपका जो आपका जन संचार था, मास कम्युनिकेशन हमारी लास्ट हेडिंग थी। आज हमें क्या करना है, आज हमें स्टार्ट करना है आपका संचार के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, तो देखिए संचार के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, संचार प्रक्रिया को कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे शाब्दिक व अशाब्दिक, तकनीकी और व गैर तकनीकी, यानी तकनीकी व गैर तकनीकी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल। शाब्दिक और अशाब्दिक मतलब वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर है भागीदारी व गैर भागीदारी, यानी कि पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटरी। अनौपचारिक व औपचारिक व अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आदि। ये किसके तरीके हैं, ये आपके तरीके हैं संचार के प्रकार के, यानी कि संचार के जो प्रकार हैं उसको शाब्दिक अशाब्दिक में, तकनीकी गैर तकनीकी में, भागीदारी गैर भागीदारी में, और औपचारिक व अनौपचारिक आदि आदि जो तरीके हैं उनमें वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि यह वर्गीकरण आपस में ओवरलैपिंग व मिलता जुलता, देखिए जो सभी वर्गीकरण है ना, शाब्दिक अशाब्दिक हो गया, तकनीकी गैर तकनीकी हो गया, भागीदारी गैर भागीदारी हो गया, औपचारिक अनौपचारिक हो गया, ये सभी क्या है, आपस में थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। सामान्य वर्गीकरण क्या है आपके संचार का, सामान्य वर्गीकरण है इंट्रापर्सनल संचार यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और पारस्परिक संचार यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि इंट्रापर्सनल संचार क्या होता है। इंट्रापर्सनल संचार का मतलब है यह असल में व्यक्ति का अपना चिंतन, व्यक्तिगत परछाई व ध्यान से संबंधित है, जो वह दिव्य के साथ करता है। यह अधिकतर व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के समय में अपने ईश्वर से करता है। देखिए इंट्रापर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल जो आपका कम्युनिकेशन है ये वो होता है जो आदमी स्वयं के विचार डेवलप करता है, जो वो थिंकिंग करता है, जो वो चिंतन करता है, जो वो खुद से बात करता है। और ये अधिकतर क्या है, व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाओं के समय ईश्वर से करता है। ठीक है, यानी कि खुद से खुद की बात क्या है, इंट्रापर्सनल संचार, यानी कि आप अपने अंदर ही जो चीजें करते हैं। नेक्स्ट है आपका पारस्परिक संचार। देखिए सबसे सामान्य संचार है पारस्परिक संचार, सबसे सामान्य संचार का प्रकार है जिसमें लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यह दो लोगों के बीच वार्ता है जो वे आमने सामने बैठकर कर सकते हैं, जिसमें इशारों व हाव भाव का समावेश होता है। यह संचार का सबसे बेहतर तरीका है, इसमें एक व्यक्ति अपने विचार व सोच को दूसरे तक पहुंचा सकता है। ठीक है, देखिए पारस्परिक संचार क्या होता है, पारस्परिक संचार का मतलब है वो संचार जिसमें दो लोग होते हैं और दो लोग क्या है, आपस में बातें करते हैं और अपनी वो क्या करते हैं, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिसमें एक बात बता रहा होता है, दूसरा बात सुन रहा होता है। इसमें शब्दों का, हाव भाव सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए ये जो आपका पारस्परिक संचार है ना, ये भी दो तरह का होता है। देखिए क्योंकि पारस्परिक संचार में शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है और हाव भाव का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये जो आपका पारस्परिक संचार है ये दोनों प्रकार का होता है। एक शाब्दिक यानी कि वर्बल, और एक होता है अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल। शाब्दिक मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, और अशाब्दिक मतलब जिसमें हाव भाव, इशारों, संकेतों का प्रयोग हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शाब्दिक संचार। इस विधि में भाषा का प्रयोग होता है ताकि दूसरा व्यक्ति या सभी उपस्थित व्यक्ति समझ सके। इसमें क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें क्या हो कि जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं सभी शब्दों को समझ सके। अब देखिए शाब्दिक संचार भी दो प्रकार का होता है। जो आपका शब्द होते हैं, शब्दों के द्वारा जो संचार होता है वो भी दो तरह का होता है। या तो आप किसी को अपनी बात बोलकर बता दीजिए यानी कि मौखिक रूप से, या तो आप अपनी बात किसी को लिख कर बता दीजिए यानी कि लिखित रूप। देखिए जब आप टेलीफोन पे यानी कि फोन पे जब आप बात करते हैं तो वो क्या है, संचार का शाब्दिक माध्यम का मौखिक माध्यम है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या किसी से चैटिंग करते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं, तो ये क्या है, ये संचार के माध्यम में शाब्दिक
मौखिक संचार का लिखित माध्यम है। ठीक है, तो जो शाब्दिक माध्यम है ये भी दो तरह का होता है, कौन सा, मौखिक और लिखित। देखिए मौखिक संचार क्या होता है, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। मौखिक संचार में भाषा द्वारा आदान प्रदान होता है, इसके साथ ही चेहरे के हाव भाव, इशारे आदि का भी प्रयोग होता है। टेलीफोन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस मेल, इंटरनेट आदि में भी यह संचार होता है। मौखिक संचार आवाज की गति, पिच, शब्दों के साफ उच्चारण और मॉड्यूलेशन से प्रभावित होता है। इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, जो आपका मौखिक संचार है ये किन चीजों से प्रभावित होता है, तो ये गति, आवाज की गति, पिच, शब्दों के साफ उच्चारण और मॉड्यूलेशन से प्रभावित होता है। मौखिक संचार आप समझ गए होंगे, वो संचार जिसमें क्या आप शब्दों को बोलकर जो अपने विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। आगे देखिए मौखिक संचार के लाभ, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहला क्या है, फीडबैक व प्रत्युत्तर उसी समय प्राप्त हो जाता है। देखिए आप किसी को बोलकर अपना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसने तुरंत उसी समय उसका बोलकर आंसर दे दिया, तो ये क्या है, उसी समय आपको तुरंत उसका प्रत्युत्तर या फीडबैक मिल जाता है। आमने सामने संचार करने से एक दूसरे के हाव भाव दिखते हैं, इससे बात समझने में आसानी होती है। देखिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने वो चीजें लिख दी तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो उसने किस भाव से लिखी, लेकिन अगर वो चीज आपके वो सामने बैठ के बता रहा है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे से, उसके हाथ पैर के एक्सप्रेशन से ये चीजें समझ पाते हैं कि वो मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, दूसरे व्यक्ति की शारीरिक भाषा देख पाने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की नीयत या इरादा क्या है एवं उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, ये क्या थे, ये थे आपके मौखिक संचार के लाभ, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। देखिए किसी चीज के लाभ है तो उसकी हानियां भी होंगी। ठीक है, तो देखिए मौखिक संचार की हानियां यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये क्या है, आमने सामने के संचार में व्यक्ति को इतना समय नहीं मिल पाता कि वह उस विषय पर गहन चिंतन कर सके और साथ ही साथ अपने विचार भी प्रकट कर सके। ठीक है, देखिए किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया और आपको अगर उसका तुरंत उत्तर देना है तो हो सकता है कि आपको उस बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, लेकिन आप तुरंत उसी समय वो चीजें उसको प्रेजेंट ना कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी एक कमी है। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका, आपने ओरल कम्युनिकेशन पढ़ लिया, ये है आपका लिखित संचार यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। यह हस्तलिखित या प्रिंटेड रूप में हो सकते हैं, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें लिख दिया जाता है, या तो हाथ से लिखा जाता है या तो टाइपिंग कर दी जाती है, प्रिंट कर दिया जाता है, जिसमें चिन्हों की सहायता भी ली जा सकती है। यह फैक्स, रिपोर्ट, ईमेल, विज्ञापन, संदेश यानी कि एसएमएस के रूप में हो सकता है। लिखित संचार के लिए भेजने व प्राप्तकर्ता दोनों का ही शिक्षित होना आवश्यक है। देखिए मौखिक जो संचार होता है, शब्दों द्वारा बोलकर संचार होता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का हो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो लिखित संचार है वो सिर्फ वही व्यक्ति कर पाएगा जो शिक्षित होगा, यानी कि जिसको पढ़ना लिखना आता होगा। ठीक है, उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लिखित संचार की गुणवत्ता व्यक्ति के भाषा ज्ञान, व्याकरण, लिखने का तरीका यानी कि स्टाइल, स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी व बारीकियों को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है लिखित संचार के लाभ। लिखित संचार के लाभ क्या है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के लाभ क्या है। पहला है आपका संदेश को भेजने से पहले संपादित व संशोधित किया जा सकता है। आपने कुछ लिखा किसी को भेजने के लिए, फिर आपने उसको एक बार चेक किया, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है या कुछ गलत लिख गया तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं, यानी कि आप उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, संदेशों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि जो आप किसी को जो आप लिख कर संदेश भेज रहे हैं या किसी से कुछ बात कह रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित भी रख सकते हैं उसकी एक कॉपी को। नेक्स्ट क्या है, लिखित संदेश को प्राप्तकर्ता अच्छे से समझ सकता है और बाद में प्रत्युत्तर भेज सकता है। इसमें क्या है, इसमें जो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास समय होता है भरपूर कि वो उस विषय पर अच्छे से समझ सके और उसके बाद वो उसका उत्तर दे। आगे देखिए, आगे है लिखित संचार की हानियां। जिस प्रकार देखिए मौखिक संचार की कुछ हानियां थी, उसी प्रकार लिखित संचार की कुछ हानियां होंगी, जैसे यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये क्या है, प्रत्युत्तर उसी समय प्राप्त नहीं होता। देखिए मान लीजिए किसी ने किसी को कोई मैसेज भेजा और उसको उसका रिप्लाई तुरंत चाहिए, तो लिखित कम्युनिकेशन में यानी कि लिखित संचार में एक कमी ये है कि जरूरी नहीं है ना कि वो जो
प्राप्त करता है वो तुरंत उस मैसेज को देख ही ले, तो इसमें क्या है, तुरंत उसी समय प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है और संचार में अधिक समय भी लगता है। आप भाई किसी को कॉल करके कोई बात पूछ ले तो आपको क्या है, तुरंत आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्या है, आप किसी को कोई चीज मेल से भेजें, लेटर से भेजें, तो क्या है, आपको इस संचार में क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने ये जो सारी चीजें थी, मौखिक संचार और लिखित संचार, ये किसके अंतर्गत आ रहा था, शाब्दिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन अब क्या है, अब आपको देखना है क्या, अशाब्दिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए यह भाषा रहित संचार है, यानी कि ये वो संचार है जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत इशारे, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, स्टाइल, आंखों द्वारा संपर्क, स्पर्श, आसन यानी कि पोस्चर, आवाज, आवाज की टोन आते हैं। इनका प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उस संदेश को समझ पाता है और उसके अर्थ निकाल लेता है। ठीक है, देखिए जैसे एक वो पीके मूवी थी ना, उसमें आमिर खान क्या करता है, एक अच्छा कोई कितने तरीके से बोल के दिखाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वही मतलब है, इसमें क्या होता है कि आप किसी के बात करने के तरीके से, उसके हाव भाव से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसके हाथ पैर के एक्सप्रेशन से चीजें क्या करते हैं, समझ पाते हैं, यानी कि वो धीमे बोल रहा है, तेज बोल रहा है, गुस्सा कर बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, क्या है, कई बार अशाब्दिक संदेश असल में उस शाब्दिक संदेश से जो कि दिया जा रहा है भिन्न होता है, इससे संदेश का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, शाब्दिक संचार के मुख्य तत्व निम्न है। अब क्या है, जो शाब्दिक संचार है उसके भी कुछ मुख्य तत्व होते हैं, तो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए कौन से, इसके 3 मुख्य तत्व हैं, कौन कौन से, संदेश देने वाले की व्यक्तिगत उपस्थिति, शारीरिक भाषा और आवाज, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं अशाब्दिक संचार के मुख्य तत्व। देखिए संदेश देने वाले की व्यक्तिगत उपस्थिति यानी कि पर्सनल अपीयरेंस, व्यक्ति के कपड़े पहनने का तरीका, स्टाइल, बालों का स्टाइल, साफ सुथरा व्यक्तित्व, आसपास का वातावरण, सजावट आदि, ये सभी चीजें क्या है, ये है संदेश देने वाले व्यक्ति की उपस्थिति। फिर क्या है, फिर भाषा यानी कि शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज, जो व्यक्ति संदेश दे रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है चेहरे के हाव भाव, इशारे, चलने फिरने के आसान तरीके या पोस्चर। उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक संचार के तत्वों में ये है आवाज। ठीक है, आवाज की टोन हो गई, भारीपन या हल्कापन, बोलने की गति, बोले गए शब्द आदि। देखिए बोले गए शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, यानी एक ही समय पे एक व्यक्ति जो है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका संचार के कौशल यानी कि स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ खास क्षमताएं होनी चाहिए, इन्हें संचार के कौशल कहा जाता है। यानी कि अगर आपको जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाना है, उसको क्या बनाना है, प्रभावी बनाना है, तो उसके लिए कुछ खास चीजें आपको डेवलप करनी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इन्हें संचार के कौशल कहा जाता है। देखिए पहला क्या है, पहला है व्यक्तिगत कौशल व क्षमताएं, जैसे व्यक्तित्व, अपना रख रखाव, आत्मविश्वास आदि। पहला क्या है कि कोई व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, सबसे भाई देखिए कोई आदमी को आपको बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बता रहा है लेकिन वो बिल्कुल गंदा संदा बना है, बिल्कुल उसमें से क्या आ रही है, गंदी दुर्गंध आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति से बात करना अवॉइड करेंगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी बात बता रहा हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले वो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, ये चीज मैटर करती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पारस्परिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स। यह निर्भर करता है कि व्यक्ति का स्वयं का सही आकलन, सुनने का कौशल, मौखिक संचार कौशल, वार्ता करने का कौशल। सुनने के कौशल का अर्थ है सही रूप से संदेश सुनना व सही अर्थ निकालना। ठीक है, क्या है, सही रूप से संदेश को सुनना और उसका सही अर्थ निकालना। ये किस में आएगा, ये आपका आएगा पारस्परिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीखने का कौशल यानी कि लर्निंग स्किल्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सीखने की इच्छा व कौशल किसी भी व्यक्ति के अच्छे संचार की पहचान है।
सीखने व दूसरे के अवलोकन से भी कोई भी व्यक्ति अपने कौशल संचार को बढ़ा। देखिए, जब आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को सुनेंगे जिनका क्या है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, अगर आप उनको अच्छे से सुनेंगे तो भी क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये भी चीज जरूरी है कि जो व्यक्ति सुन रहा है, जो लिसनर है, वो भी क्या करे, अच्छे से बात को सुने। सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है जिससे इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सफलता के अवसर भी बढ़ेंगे। यह एक हस्तांतरणीय, ठीक है, यानी कि ट्रांसफरेबल कौशल है। कौन सा? आपका सीखने की कौशल यानी कि लर्निंग स्किल्स। आगे देखिए, आगे है, इसमें क्या है, नेक्स्ट आप क्या पढ़ रहे हैं, संचार के कौशल पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला क्या था, पहला था व्यक्तित्व कौशल व क्षमताएं, फिर था आपका पारस्परिक कौशल, फिर था सीखने का कौशल, उसके बाद क्या है, नेता बनने का कौशल। देखिए ये इसका जो वो है ना, ट्रांसलेशन ये गलत है, यानी कि लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल का मतलब होता है आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कितनी है। नेता बनने का कौशल नहीं है, नेता बनने का कौशल अलग बात है, और ये है लीडरशिप स्किल्स अलग बात है। नेता बनने का कौशल नहीं होगा, ये होगा नेतृत्व क्षमता। ठीक है, देखिए, किसी भी कम्युनिकेटर के लिए नेतृत्व के गुण होना आवश्यक है, यानी कि कोई भी जो कम्युनिकेटर है, जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहा है, उसके अंदर वो क्वालिटी दिखनी चाहिए, हाँ भाई इसकी बात में कोई प्रभाव है, इसमें कुछ दम है, तब लोग उसकी बात सुनते हैं। इस कौशल के चलते वह अन्य लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है। समूह की गतिविधियों में, प्रबंधन में, खतरनाक परिस्थितियों में एक अच्छा कम्युनिकेटर निर्देश दे सकता है और लोगों को सही दिशा दिखा सकता है। देखिए, जब अब वही क्या होगा, जो कम्युनिकेटर है वही बिल्कुल क्या होगा, अस्त व्यस्त होगा, बिल्कुल व्यवस्थित नहीं होगा, तो लोग भी उसकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है, कौशल का अर्थ अपने ज्ञान को स्पष्टता व प्रभावी ढंग से पेश करना है। आज के समय में यह कौशल कॉन्फ्रेंस व सभाओं में आवश्यक हो गया है। संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, आज का जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है, ये सबसे, कोई भी आपको कहीं पे भी कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई भी चीजें प्रेजेंट करनी है, तो इसका सबसे प्रभावी तरीका आजकल क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या है, अपनी बात को किसी कॉन्फ्रेंस में या सभाओं में अच्छी तरह से रख पाना। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा आपका लिखने का कौशल यानी कि राइटिंग स्किल्स। यह संचार का एक मुख्य भाग और कौशल है। इससे व्यक्ति अपने विचार व संदेशों को स्पष्टता के साथ बहुत लोगों तक पहुंचा सकता है। कई बार रिपोर्ट लिखनी होती है, कई बार योजना व रणनीति बनानी होती है। यह कौशल तब यह कौशल काम में आता है, कई बार प्रेस विज्ञप्ति। देखिए, जो संचार है वो हमेशा क्या होता है, मौखिक तो नहीं होता है, तो ये जो लिखने का कौशल है ये भी बहुत जरूरी और बहुत बड़ा कौशल होता है। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े संदेश, भाई देखिए, सरकार की तरफ से जब कोई चीज, जब कोई राजपत्र आता है, जब कोई भी चीज आती है, ठीक है, जब कोई संदेश आता है, तो वो किसमें आता है, रिटन फॉर्म में ही आता है ना। कोई भी जो बड़ी योजना तैयार की जाती है, वो लोगों को सिर्फ बता थोड़ी ना दी जाती, पहले उसको एक पूरा अच्छा सा, उसको क्या किया जाता है, रिटन में उसको पूरे लिखा जाता है, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें भी जो राइटिंग स्किल है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, अ, ये क्या लिखा है आपका, हाँ, कई बार प्रेस विज्ञप्ति बनानी होती, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये प्रेस विज्ञप्ति के आगे होगा, प्रेस विज्ञप्ति बनानी होती है। यह सभी लिखने के कौशल पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आगे है संख्यात्मक कार्यों का कौशल यानी कि न्यूमेरेसी स्किल्स। न्यूमेरेसी स्किल्स में देखिए क्या है, ये अच्छी नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल है, ना केवल वैज्ञानिक अपितु अकाउंटेंट और टैक्स के लिए भी। यूरोप व अमेरिका में भारतीय इसी कौशल के लिए जाने जाते हैं, वे वहां अच्छी नौकरियां पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप क्या होने चाहिए, कैलकुलेटिव, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉमर्स आनी चाहिए, अकाउंट्स आना चाहिए, आपको क्या, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो आपकी टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल जॉब्स हैं, उनको लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका अकाउंटेंट हो गया, टैक्स के लिए जो जॉब्स होती हैं, और क्या है, यूरोप अमेरिका में, देखिए ये माना जाता है पूरी दुनिया में जो भारतीय हैं वो क्या है, वो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो अमेरिका और यूरोप में बहुत ज्यादा संख्या में है। ठीक है, और उन्होंने अपनी इसी स्किल्स के दम पे पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा दिया है।
फिर क्या है, तनाव प्रबंधन कौशल यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। ये भी क्या होना चाहिए, ये भी प्रभावी संचार के कौशल का एक तरीका, यानी कि स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन का ये भी एक तरीका है। देखिए, संचार प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को तनाव प्रबंधन भी आना चाहिए। भावनात्मक परिस्थितियों से व्यक्ति को पहले अपने को शांत स्थिति में लाना चाहिए, फिर परिस्थिति का आकलन करके समझदारी से आदान प्रदान शुरू करना। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आपको वो चीजें अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक दिखानी नहीं होती। आप खुद में कितना भी परेशान हो, लेकिन जब आप किसी क्या है पब्लिक प्लेस में, आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो आपको अपने तनाव को क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करके उन चीजों को जो आपको आपका काम दिया गया है उसमें क्या करना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो यही क्या है, यही है तनाव प्रबंधन कौशल। और कई बार जो आपके कार्यक्षेत्र ऑफिस है या कोई भी चीज है, उसमें भी ऐसा माहौल बन जाता है कि जो कलीग्स हैं, जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में भी एक तनाव की स्थिति आ जाती है। तो ये क्या है, उसी के लिए ये कौशल है, तनाव प्रबंधन कौशल। आगे देखिए, आगे है सुनना यानी कि लिसनिंग। सुनना संचार का एक महत्वपूर्ण कौशल है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का कार्य करता है। जितना अधिक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात सुनता है और समझता है, उतना ही अधिक उन दोनों के बीच अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आप जो कुछ कह रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, तो ये एक अच्छा कम्युनिकेशन इससे स्थापित नहीं हो पाएगा। अच्छा कम्युनिकेशन का, अच्छा संचार कब स्थापित हो पाएगा दो लोगों के बीच में, जब अगर कोई व्यक्ति बात कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात को अच्छे से सुन रहा है, तभी वो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक अच्छे निर्णय तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है अवलोकन। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। किसी व्यक्ति की अशाब्दिक संचार को अवलोकन करने से संचार में मदद मिलती है। जो व्यक्ति अशाब्दिक संचार को समझने में सक्षम हो, वह मौखिक संचार के पीछे छिपी भावनाओं को समझ सकता है, वह अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। देखिए, कोई व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है, कोई बात इशारों में कह रहा है, अपने हाव भाव द्वारा कह रहा है, और आप उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मतलब वो व्यक्ति जो किसी के अशाब्दिक संचार का अवलोकन कर ले कि भाई वो अपने हाव भाव के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल भी संचार के कौशल के लिए, मतलब जो स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें ऑब्जर्वेशन भी आपकी एक स्किल है। ठीक है, जो व्यक्ति को अशाब्दिक संचार समझने में सक्षम हो, वह मौखिक संचार के पीछे छुपी भावनाओं को समझ सकता है और वह अच्छा कम्युनिकेटर। देखिए, बहुत बार क्या होता है, लोग शब्द कुछ और प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ कुछ और होता है। जैसे मुहावरे हैं, लोग होती है ना, कि शब्द कुछ और होते हैं लेकिन उनका अर्थ कुछ और होता है। तो ये भी क्या है, ये है आपका जो प्रभावी संचार है, संचार के कौशल है, उनके तरीके हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, संचार का जो कौशल है, इनके क्या क्या है, संचार के कौशल में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत कौशल व क्षमताएं। दूसरा आता है आपका पारस्परिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स। तीसरा आता है आपका सीखने का कौशल यानी कि लर्निंग स्किल्स। उसके बाद आपका आता है नेता बनने का कौशल। नेता बनने का कौशल नहीं होगा, यहाँ पर होगा नेतृत्व क्षमता। ठीक है, लीडरशिप स्किल। फिर आता है आपका प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है आपका लिखने का कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। उसके बाद आता है आपका संख्यात्मक कार्यों का कौशल यानी कि न्यूमेरेसी स्किल्स। फिर आता है आपका तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। फिर आता है आपका सुनना यानी कि लिसनिंग, और सबसे लास्ट में आता है आपका अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था परामर्श और कम्युनिकेशन, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है संचार के प्रकार। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले इंट्रापर्सनल स्किल पढ़ी, फिर इंटरपर्सनल स्किल पढ़ी, शाब्दिक संचार पढ़ा। शाब्दिक संचार में क्या पढ़ा, शाब्दिक संचार में मौखिक और लिखित संचार पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के कौशल पढ़े। इसी के साथ जो आपका थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 9 क्वेश्चन है, ये आपके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन होने के बाद आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम था आपका परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता व तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जहां आपको लगे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है, वहां पर अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।